Okay, please mark your attendance now. Please mark your attendance in the chat box. Very good. Okay. Is the screen visible? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके. हमने पिछले लेक्चर में हेल्थ एंड डिसीजेस वाला जो पोर्शन था, जितना हो सकता था हमने लेक्चर्स में कवर किया है. उसके आगे आपको खुद से पढ़ना है. हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कलेक्ट करनी है, और जो ऐसी नई लगे, अच्छी लगे, वो आपको क्लास में आगे शेयर करनी है. अब हम एक अगले टॉपिक पे जाएंगे, विच इज इन रिलेशन विद बायोलॉजी ओनली, एंड इट इज इन रिलेशन विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. आपने ये स्कूल में आपको ये हो रहा होगा साइड बाय साइड, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पता है सबको? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स, उनके फंक्शनल फीचर्स पता चले, राइट? सो क्लासिफिकेशन की जो अभी की एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, पता है किसी को? कौन सी एक नाम दिया गया है उस सिस्टम को विच इज वाइडली एक्सेप्टेड? दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. डू यू रिमेंबर दिस नेम? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. याद है ये ऐसा नाम सुना हुआ कहीं पे पहले? चैट बॉक्स में कुछ तो लिखिए कि याद है आपको, नहीं याद है, पता नहीं है, तो मुझे उतना डिटेल में पढ़ाने के लिए. ओके. किसी को पता है, किसी को नहीं पता, नो प्रॉब्लम. तो जो वाइडली एक्सेप्टेड अभी के लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज की जाती है, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों है? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, अननोन ऑर्गेनिज्म अगर हमारे सामने आ जाए, ओके, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, ये पता होने के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम दी गई है. और ये कंसिडर करना क्यों है, इंसान को इतनी दिलचस्पी क्यों है, इतने सारे पैसे हम वो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्रिएट करने में, उसका यूज करने में क्यों कर रहे हैं? ताकि जो कोई ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो रहा है उसके हिसाब से उसके यूजेस समझ में आते हैं. अगर प्लांट की कोई स्पीशीज कोई काम कर रही है, ऐसा हमें पता चल रहा है, उसका फंक्शन पता चल रहा है कि जैसे कि आयुर्वेदा है, जिसमें हम जानते हैं कि एक कोई भी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन जो है वो प्लांट हो रहा है, वो प्लांट की अलग अगर दूसरी कोई स्पीशीज मिल जाए जिसके कैरेक्टर्स इससे अच्छे हैं, तो उसका दवाई के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. या फिर कोई भी अलग चीज हो, दवाई ही नहीं, ह्यूमन बहुत सारी चीजें एनिमल्स से ले रहा है, एनिमल से, ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, जो कोई लिविंग कंपोनेंट्स है, इंसान वो सबका इस्तेमाल कर रहा है. और वो इस्तेमाल तभी समझ में आएगा जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट किस सिस्टम में क्लासिफाई होता है, कहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं हम, वो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा. इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो एक दिन में क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो नहीं की गई, या फिर उसका इन्वेंशन एक दिन में नहीं हुआ, उसके बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स हो गए, और फाइनली जो अब भी यूज कर रहे हैं, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट R.H. Whittaker. ओके, सो ये सिस्टम अभी यूज की जाती है. तो अब जो 5 किंगडम्स है वो कौन से है, मतलब 5 मेन क्लासेस, कोई भी ऑर्गेनिज्म सामने आने पर वो कौन से, किसी तो एक क्लास में जाता है डिपेंडिंग ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो 5 किंगडम्स है वो कौन से है मैं बताती हूँ आपको. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये 5 किंगडम है जिसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आता है तो वो इसमें से किसी एक में जाता है. 2 किंगडम में एक ऑर्गेनिज्म कभी नहीं जाता. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट वो ऑर्गेनिज्म किसी एक किंगडम में जाता है,
और हर एक किंगडम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोनेरा के अलग है, प्रोटिस्टा के अलग है, फंगाई के अलग है, प्लांट्स के अलग है और एनिमल्स के अलग है। तो इनका क्लासिफिकेशन शुरू कहाँ से होता है? तो पहला जो क्राइटेरिया होता है, कोई क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं, उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेल टाइप। याद है आपको, हमने सेल के टाइप्स पढ़े थे एकदम शुरुआत के लेक्चर में। तो कौन से सेल के दो टाइप्स होते हैं मेन? ये तो सबको पता होना चाहिए। अब यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर वाला नहीं, प्रिमिटिव और मॉडिफाइड, ऐसे इसमें। लिखिए आंसर चैट बॉक्स में। हमने सेल के दो टाइप्स पढ़े हैं पहले लेक्चर में, जिसमें से सेल के हमने उस वो दो जो कैरेक्टर जो टाइप्स सीखे थे, उनका हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा कि ये सेल टाइप को यही नाम क्यों दिया है और दूसरे सेल टाइप को वही नाम क्यों दिया है, ये भी हमने पढ़ा था। थोड़ा तो याद आ रहा होगा। करेक्ट, यूकैरियोट। और दूसरा? करेक्ट, वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। Prokaryotic organisms having primitive type of nucleus, eukaryotic organisms having well defined nucleus। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, ये पहला क्राइटेरिया है। कोई भी ऑर्गेनिज्म सामने आया, उसकी सेल ले ली और सेल को देखा कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इफ दैट सेल इज प्रोकैरियोटिक, दैट ऑर्गेनिज्म गोज अंडर द किंगडम ऑफ मोनेरा। जो प्रिमिटिव सबसे बेसिक किंगडम है वो है मोनेरा। उसके बाद आई राइट डाउन द स्पेलिंग मोनेरा। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, तो और फिर अगर वो प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा में गया, अगर वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है तो उसके आगे एक क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। जो क्राइटेरिया है whether that organism is unicellular or multicellular. If that is unicellular, then it can go in any, but mainly it goes in Protista. That is the second kingdom, Protista. इसके बाद जो थर्ड वाला क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक। ओके, अगर ऑटोट्रॉफ है मतलब खुद का फूड खुद बनाने वाला, तो प्लांट्स में जाता है। सैप्रोफाइटिक है या सैप्रोट्रोफिक है तो फंगस में जाता है, और हेटेरोट्रॉफिक है तो एनिमल्स में जाता है। ओके, इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म सामने आने पर हम किसी एक किंगडम में उसे डाल सकते हैं। तो ये किंगडम के हमें और भी थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है। अब हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, इन तीनों का जो डिटेलिंग है वो अगले लेक्चर्स में लेंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं किंगडम प्लांट। ये जो प्लांट किंगडम है विच इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि प्लांट का नॉलेज होना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के हम बहुत सारे यूजेस करते हैं, किसी भी फील्ड में प्लांट का यूज तो किया ही जा रहा है। उसके वुड का किया जा, हर एक पार्ट का किया जाता है, लीव्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, वुड का, कोई ना कोई इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम लोग प्लांट से शुरू करेंगे। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर कवरिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स ऑफ किंगडम प्लांट। मतलब एक समझ में आ गया कि 5 किंगडम है। 5 किंगडम हो गए हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें उसमें से जो प्लांट है उसका और क्या क्लासिफिकेशन है। हम जब बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो सारे प्लांट्स हमें एक जैसे नहीं दिखते। हर प्लांट के कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अलगी है, जो अलगी हमें वाटर बॉडीज के करीब दिखाई देती है, वो भी एक प्लांट का ही क्लासिफाइड फॉर्म है। और जो हम लोग बाहर मैंगो ट्री देखेंगे, रोज ट्री देखेंगे, तो ये सारे भी प्लांट्स ही है। उनमें भी बहुत डिफरेंसेस है। तो इसलिए हमें प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कवर करना है। ओके, सो biologists such as Ernst Haeckel, Robert Whittaker, and Carl Woese have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdom. The classification which Whittaker proposed has 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and animals.
तो बेसिक जो कैरेक्टर्स है वो हम लोग देखेंगे। पहला है मोनेरा। These organisms do not have a defined nucleus, nor do any of them show multicellular body designs. मतलब मोनेरा का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। This group includes bacteria, blue-green algae और cyanobacteria and mycoplasma. ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है जहां पे आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज क्लासिफाइड अंडर विच किंगडम? ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऑप्शंस दिए जाएंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स। हम जब एल्गी देखते हैं हमारे सामने आ जाता है जो वाटर बॉडीज के करीब होता है वो एल्गे है, वो प्लांट है, वो ग्रीन है, ऑटोट्रोफिक है, इसलिए हम लोग प्लांट्स लिख देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी सिर्फ नाम दिया गया है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया एंड दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड अंडर मोनेरा। वहां पे एक नाम दिया आपको और, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो दैट ब्लू ग्रीन एल्गी अगर आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी इज क्लासिफाइड अंडर, तो इसका आंसर है कंपल्सरी मोनेरा। इट इज नॉट एल्गी, इट इज अ बैक्टीरिया। इट इज नेम्ड एज एल्गी ड्यू बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हमें याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला किंगडम है मोनेरा, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं? तो जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक है ऑल दोस कम अंडर मोनेरा। और उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे उसके? बैक्टीरिया। आप ये खुद से मतलब याद रखिए ही कि ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये जो तीन है ये मोनेरा में जाएंगे क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है और प्रोकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इनके अंदर। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। These groups include many kinds of unicellular eukaryotic organisms. Some of these organisms use appendages such as hair like cilia or whip like flagella for moving around. Unicellular algae, diatoms, protozoans, all these come under Protista kingdom. Okay, तो प्रोटिस्टा का एक्सप्लेनेशन क्या है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। मोनेरा का हो गया यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा का हो गया यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। नाउ मूविंग ऑन टू फंगस। These are heterotrophic eukaryotic organisms. They are decaying organic materials as food and are therefore called saprophytes. ओके, मैंने ये वर्ड यूज किया था अभी पहले कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंगाई का कंसिडर करते हैं हम लोग सैप्रोफाइटिक। दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। तो ये फंगाई में सेल वॉल है। हाँ, ये क्राइटेरिया में भूल गई बताते वक्त कि जो क्लासिफिकेशन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बाद और एक आता है कि सेल वॉल, विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो सेल वॉल के एनिमल सेल में कौन से टाइप की सेल वॉल होती है? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? एनिमल सेल में कौन से टाइप की सेल वॉल होती है? कैन यू प्लीज राइट दैट इन द चैट बॉक्स? एनिमल सेल में कौन से टाइप की सेल वॉल है? क्योंकि सेल वॉल ये मैंने बोला कि थर्ड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए। हमने ये पढ़ा है प्लांट सेल और एनिमल सेल नहीं। सेल यूकैरियोटिक है, सेल टाइप यूकैरियोटिक है। जो सेल वॉल है ना वो एनिमल्स में होती ही नहीं है। एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल। ये भी स्पेसिफिकली याद रखना है कि एनिमल्स में सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, ट्राई टू नोट दिस डाउन बिकॉज इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के वो इंपॉर्टेंट है और ये भी एक क्राइटेरिया है और इन जनरल भी इंपॉर्टेंट है दैट प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, animals don't have cell wall, and bacterial cell wall, that is the one which monerans will have, it is made up of peptidoglycan and lipids. ओके, तो मैं मैसेज में लिख के देती हूँ आपको, आप नोटबुक में लिख लीजिए। बैक्टीरिया की जो होगी सेल वॉल वो पेप्टिडोग्लाइकैन प्लस
लिपिड है, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकैन है, गलती से एफ आ गया वहां पे, दैट इज डी, पेप्टिडोग्लाइकैन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फंगल सेल वॉल। सो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। प्लांट प्लांट्स की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एंड एनिमल्स में they do not have cell wall, no cell wall. ओके तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आ रहा है जो यूनिसेल्यूलर, जो मल्टीसेल्यूलर है, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमल्स में जाएगा स्ट्रेट अवे। अगर सेल वॉल है तो फिर वो काइटिन से बनी है या सेल्यूलोज से बनी है, ये देखना पड़ेगा। और उसके ऊपर वो रिस्पेक्टिव किंगडम में चला जाएगा, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म आगे हमारे सामने आ रहा है वो। ओके so the fungi will have heterotrophic mode of nutrition which is saprophytic. Examples include yeast and mushrooms. Some fungal species live in permanent mutually dependent relationships with blue-green algae. Such relationship is symbiotic. हमें ये इकोलॉजी में पढ़ना है कि रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक टाइप के, मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ मदद करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। आपने स्कूल टाइम में ये पढ़ा होगा, इसके बारे में कुछ तो पढ़ा है, सुना है कभी? इट इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लाइकेन? एल्गी एंड फंगाई। एल्गी विल प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फंगस विल प्रोवाइड फूड। और एक लाइकेन का कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। लाइकेन्स जहाँ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, इसलिए अगर ज्यादा प्रिविलेंस है लाइकेन का एक साल में, और अगर अगले साल वहां पे एक भी लाइकेन नहीं आया, दैट मीन्स द पोल्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड। देयरफॉर लाइकेन इज आल्सो नोन एज पोल्यूशन इंडिकेटर। तो दो चीजें आपको लाइकेन के बारे में अभी समझ में आ गई कि एक तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है अल्गी एंड फंगाई के बीच वाला, और दूसरा दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ओके सो नेक्स्ट इज, नाउ वी हैव टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हमने ये सारे जो कुछ थे वो किंगडम का ओवरव्यू ले लिया है, हमें प्लांट्स का डिटेल्ड स्टडी करना है। तो पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे कि प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम में कब जाएगा, जब वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उस ऑर्गेनिज्म में है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो प्लांट किंगडम में जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब क्लासिफिकेशन कौन सी चीजों पे किया जाएगा ये हमें देखना है। ये जो तीन चीजें मैंने बताई, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, having cell wall and autotrophic mode of nutrition with presence of chlorophyll, ये तीनों चीजें हर एक प्लांट में कॉमन है। फिर भी हमें प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, और वो वैरायटी हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू स्टडी करेंगे कि हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अलग है और क्यों उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाला गया है। ओके तो किंगडम हो गया प्लांट, उसके बाद है सब किंगडम, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स। ठीक है, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नाम याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी, नो प्रॉब्लम, हम लोग रिवाइज करते जाएंगे एक एक बार, तो वो याद रह जाएगा अपने आप ही। दो टाइप्स हो गए, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स। इसकी मीनिंग क्या है मैं आपको बाद में बताती हूँ जैसे हम लोग आगे जाएंगे। क्रिप्टोगैम्स में सब किंगडम हो गया क्रिप्टोगैम, उसके अंदर तीन डिवीजन है,
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ओके, अब क्रिप्टोगैम्स में ही थैलोफाइटा के अंदर भी और डिविजन्स है और वो फाइलम के नाम से डिनोट की गई है, स्क्रिजोफाइटा, एल्गी, फंगाई और लाइकेन्स। फनेरोगैम्स में और दो क्लासेस है और दो डिविजन्स है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। उसमें भी एंजियोस्पर्म की आगे डिवीजन की गई है डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स, ये दो और क्लासेस हो गए। तो जब भी आपके सामने प्लांट का क्लासिफिकेशन आएगा, आपके नजरों के सामने ये फ्लो चार्ट आंखों के सामने आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, दो बेसिक सब किंगडम किए गए, क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में ऑल और फिर तीन फाइलम हो गए और तीन डिवीजन हो गई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एटलीस्ट यहां तक याद रखिए, थैलोफाइटा के आगे का नहीं याद रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हो गया। उसके बाद फनेरोगैम्स का फर्दर क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, खत्म। ओके, यहां तक का क्लासिफिकेशन याद रखना मैंडेटरी है आपको। और अब हम लोग एक एक चीज को डिटेल स्टडी करेंगे। पहले मैं बताती हूँ आपको क्रिप्टोगैम क्या होता है और फनेरोगैम क्या होता है। क्रिप्टोगैम मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड, फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होंगे, जो बहुत ही बेसिक टाइप के हैं और उनमें ये कोई भी अट्रैक्टिव फीचर नहीं है, सीड, फ्लावर या फ्रूट। ओके, दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। और फनेरोगैम्स मतलब विच शो प्रेजेंस ऑफ सीड, फ्लावर्स और फ्रूट्स, इसमें से कुछ तो एक होगा ही। अगर वो होगा तो दैट इज फनेरोगैम और नहीं होगा तो क्रिप्टोगैम। इज इट क्लियर? क्रिप्टोगैम और फनेरोगैम क्लियर हो गया। अब हम डिटेल में एक एक स्टडी करेंगे। थैलोफाइटा, पहला जो है वो है थैलोफाइटा, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव। ओके, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे हमने क्राइटेरिया किंगडम करते वक्त जैसे हमने क्राइटेरिया डिजाइन किए थे, सिमिलर क्राइटेरिया आर डिजाइन्ड टू क्लासिफाई प्लांट्स आल्सो। ओके, प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए भी हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए। अब हमने देखा कि उसमें 5 डिवीजन आ गई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये 5 डिवीजन में हमें कहीं ना कहीं हमारा प्लांट डालना है, तो वो डालने के लिए कोई क्राइटेरिया प्री डिफाइंड होने चाहिए। तो कौन से क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं वो हम लोग एक ब्रीफ में थोड़ा सा देखते हैं कि पहला जो क्राइटेरिया होता है वो है प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज, प्रेजेंस ऑफ वैस्क्यूलर टिश्यूज या कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होता है? जो प्लांट के अंदर वाटर या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई टिश्यू है क्या, कोई स्पेसिफिक फीचर है या नहीं, वो देखा जाता है। सो दोस कंडक्टिंग टिश्यूज इन केस ऑफ प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। आपने ये सुना होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। ज्यादा याद नहीं आ रहा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नाम तो सुने होंगे ना। Xylem and phloem are the conducting tissues in case of plants. And what is the conducting tissue in case of animals? Humans specifically. Humans में कौन सा conducting tissue present है? Human के केस में conducting tissue is blood. Okay, animals में conducting tissue में हम लोग, plants में हम लोग conducting tissue में xylem और phloem पे फोकस करते हैं और humans में blood पे। Okay, so this is one of the criteria for classification, that is presence or absence of conducting tissue. Second criteria is presence or absence of seeds, flowers and fruits. Okay, accordingly the first division is subkingdom Cryptogam and first division is Thallophyta. So what all is included under Thallophyta? Plants that do not have well differentiated body design fall in this group. Yes, correct. The organs of the plant. Plant में organs में कौन क्या क्या consider किया जाता है? तो स्टेम, रूट, लीव्स, सीड, ये चार हम प्लांट के ऑर्गन के तौर पे देखेंगे।
अगर ऐसे वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स नहीं है, हम लोग जब एल्गी देखते हैं जो वाटर बॉडीज के यहाँ पे होता है, क्या हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये इसका स्टेम है, ये इसका रूट है, ये इसका लीफ है? ऐसा नहीं कर सकते, राइट? और जो हम अगर मैंगो ट्री देखेंगे या फिर गुलाब का झाड़ देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये स्टेम है, ये लीफ है, इसके नीचे रूट होंगे। दिखे नहीं तो भी पता चलता है ना, ये प्लांट किसी पे खड़ा है तो वो अंदर रूट है, सॉइल के अंदर गए हुए रूट्स है। सो दैट ऑर्गन डिफरेंशिएशन जिसमें दिखाई नहीं दे रहा है वो थैलोफाइटा में जाएगा, और अगर ऑर्गन डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं ही होंगे। Okay, so first characteristic of thallophyta is the plants which do not have well differentiated body design, that is, which do not have a separate stem, root, leaf, seed system, fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. Predominantly aquatic मतलब लैंड पे नहीं ही है ऐसा नहीं है, बट मेनली एक्वेटिक ही होते हैं थैलोफाइटा के। एग्जाम्पल्स स्पायरोगायरा, क्लैडोफोरा एंड कारा। तो एक दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा अभी कि इतना सब कुछ याद रखना है, उसमें ये एग्जाम्पल्स कहाँ से ऐड करें, बट दैट इज रिक्वायर्ड। हम लोग उनके इमेजेस देखेंगे 9th के टेक्स्ट बुक में, जो ये सेम चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो वहां पे उनके बहुत अच्छे डायग्राम्स मुझे मिले, इसलिए ये डायग्राम्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्पायरोगायरा है, क्योंकि इसके जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसे स्पायरोगायरा बोलते हैं। कारा, उल्वा, ये सारा ऑल विल कम अंडर डिविजन फर्स्ट, दैट इज थैलोफाइटा। ओके, पता चल गया थैलोफाइटा में क्या क्या आएगा? एब्सेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड सीड्स। सेकेंड पॉइंट आएगा दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। ये दो चीजें याद रखनी है और दो एग्जांपल्स याद रखने हैं। स्पायरोगायरा एक भी रखा तो भी चलेगा, और एल्गी मेनली थैलोफाइटा में आ जाएंगे। उसके बाद जो आता है वो है ब्रायोफाइट्स। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब यहाँ पे एक सवाल जो स्ट्रेट अवे है वो ऐसा है कि एम्फीबियंस मतलब क्या होते हैं? एम्फीबियन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ये तो याद आसानी से रह जाएगा कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि एम्फीबियन का मीनिंग क्या है, क्यों हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं। पता नहीं है किसी को, या कोई लिख रहा है चैट बॉक्स में, लिख रहा है कोई, इसलिए टाइम जा रहा है। ओके, आई टेल यू। एम्फीबियंस मतलब करेक्ट, करेक्ट, the ones which live on both water as well as on land. One can survive in land as well as in water, then it is known as amphibian. तो ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जिन्हें वाटर भी लगता है और लैंड भी लगती है अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, एक आध एग्जांपल दे सकते हो? एनिमल्स कौन से हैं विच आर कंसिडर्ड इन दिस एम्फीबियन डेफिनेशन? करेक्ट, फ्रॉग है। क्रोकोडाइल ऑल्सो एम्फीबियन। तो एनिमल्स में बहुत सारे हैं, लेकिन प्लांट में ब्रायोफाइट्स में जो जाते हैं वो मेनली इस तरीके के होते हैं जिन्हें लैंड और वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है। एंड वाटर मतलब ऐसा नहीं हम लोग प्लांट्स को जो पानी देते हैं तो इसलिए उन्हें हम एम्फीबियन नहीं कंसिडर करेंगे, जो रहते हैं, इसलिए एम्फीबियन। और there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another. Example, moss. तो अब इसका थोड़ा अच्छा explanation हम यहाँ से पढ़ लेंगे। This group of plants is called the amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil
बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। क्यों उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है? क्योंकि वो ग्रो तो हो रहे हैं मॉइस्ट सॉइल में, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी वाटर की जरूरत है। वाटर बॉडी में जाना रिप्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी है। These plants are thalloid, multicellular and autotrophic. They reproduce by spore formation. ये याद रखने की जरूरत नहीं है। The structure of the plant body of bryophytes is flat, ribbon-like long, without true root, stem and leaf. Instead, they have stem-like or leaf-like parts and root-like rhizoids. तो हमें अब ब्रायोफाइट्स में स्पेसिफिकली क्या याद रखना है? That first thing is they are amphibians of the plant kingdom. Why? Because they do live in moist soil, but they need water for reproduction, water bodies for reproduction. उसके बाद they don't have true roots, but they have something which looks like root, stem and leaves. और कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है। तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थैलोफाइट प्रिमिटिव है, तो उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक ऐसा भी कुछ नहीं आया, उसमें नहीं ही है ऑर्गन्स, और खत्म हो गया टॉपिक। उसके बाद ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो है, लेकिन हम उसे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ नहीं कंसिडर कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे ये फ्यूनेरिया देखेंगे अगर हम लोग, तो इसमें क्या दिख रहा है कि लीफ लाइक पार्ट है, बट पूरा का पूरा लीफ जैसा नहीं है। राइजोइड्स है जो लीफ से भी ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब रूट्स प्लांट में लीफ से दिखते हैं हमें कभी नहीं, लेकिन इसमें दिख रहे हैं। तो इसलिए दीज आर रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। Okay, so this was all about bryophytes, which is a second division of plant kingdom. उसके बाद हमें थर्ड डिविजन सीखनी है, that is pteridophyte, or it is considered under pteridophyta. In this group, plant body is differentiated into root, stem, leaves and has specialized tissues for the conduction of water and other substances from one part of the plant to another. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद रखने के लिए है फर्न्स। हम लोग देखेंगे पिक्चर में फर्न्स कैसे दिखते हैं, आपने ये देखा भी होगा बहुत बार प्लांट। तो टेरिडोफाइटा में अगर हम लोग तीन, फिर से एक बार हम लोग कंपेयर करते जाते हैं। टेरिडोफाइटा अगर हम लोग देखेंगे तो टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा है, अब इसमें रूट, स्टेम, लीफ ये अलग से है, कंडक्टिंग टिश्यूज भी है। तो फिर हमने इन्हें फनेरोगैम्स में क्यों नहीं डाला? क्योंकि इसमें सीड, फ्लावर एंड फ्रूट नहीं है। ओके, जब भी क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स याद रखोगे तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है उस प्लांट में और क्यों वो बाकी के प्लांट से अलग है। ठीक है, ये चीजें याद मत रखिए कि दिस हैज क्लोरोफिल, दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल प्लांट्स हैव दैट, ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंसिडर्ड एज प्लांट्स विल हैव दैट। वो याद नहीं रखना है, ये स्पेशल फीचर्स जो है वो याद रखने हैं कि थैलोफाइट में जाने वाला ऑर्गेनिज्म थैलोफाइट में ही क्यों है और टेरिडोफाइट्स में जाने वाला टेरिडोफाइट में क्यों है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सामने आया उसके बाद ऐसा पता चल रहा है कि उसमें स्टेम, रूट, लीफ है, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज है, ओके, उसके बाद जो क्राइटेरिया आएगा क्या उसमें सीड, फ्रूट, फ्लावर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है वेल डिफाइंड, नहीं है, तो टेरिडोफाइटा में चला गया। ओके, हम लोग ब्रायोफाइट का इमेज देखते हैं। ये फर्न आपने कहीं पे देखा है कभी आजू बाजू में? यूजुअली किसी इंस्टीट्यूट के बाहर या स्कूल्स के बाहर जहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज प्लांट करने होते हैं, जिनका ज्यादा कचरा ना हो, ऐसे जो कोई भी प्लांट्स जहाँ पे लगाए जाते हैं वहां पे ये फर्न्स देखे जाते हैं। आपने देखा है किसी ने? तो फर्न कहीं पे देखा है? इज द स्क्रीन नॉट विजिबल फॉर ऑल? सबको ये प्रॉब्लम हो रही है?
तनुश्री ने डाला है दैट स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू हर. ओके, तनुश्री चेक योर नेटवर्क कनेक्शन देन. I'll rotate the screen so that it is clearly visible. ऐसा. दिख रहा है ना अब? तो ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा प्लांट कहीं पे देखा है? जो फर्न मैंने अभी दिखाया, जो टेरिडोफाइट्स में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा प्लांट कभी देखा है? नहीं देखा. ओके, देखा होगा या याद नहीं आ रहा होगा, ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि तब आपको ये पता नहीं था ये टेरिडोफाइट में आने वाला फर्न है. तो जब भी किसी ऐसे प्रीमाइसेस में जाओगे ना जहां पे कचरा नहीं किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल के बाहर, ये ऐसी प्लांट्स बहुत होते हैं. ओके, तो आगे याद रखिए, अगर दिखेगा तो कि ये फर्न में कंसिडर हो गया, टेरिडोफाइट्स में जाएगा. तो हम लोग टेरिडोफाइट के कौन से मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करने वाले हैं? दैट these plants, the plants classified in this division, will have root, stem and leaf structure. They will show presence of conducting tissues, but they will show absence of, they will not have seeds or fruits or flowers. Therefore, they are considered under cryptogams, under subkingdom cryptogams. Okay, तो ये टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर हो गए. इसके बाद अब हमें आगे सीखना है फनेरोगैम्स के जो 2 हमने डिविजन्स लिए थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. The first one is gymnosperms. The plant of this group bear naked seeds and one usually perennial and evergreen and woody. For example, spine such as देवदार. तो अब जिम्नोस्पर्म्स में कौन से आएंगे? अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. क्यों? क्योंकि ये फनेरोगैम्स में चले गए, और ये जब फनेरोगैम्स में गए ही है तो इसका मतलब यही होता है कि दे have well differentiated root, stem, leaf system. They have conducting tissues in the form of xylem and phloem. They bear seeds, flowers and they bear seeds, इसलिए वो फनेरोगैम्स में आ गए. लेकिन उनके सीड्स नेकेड है, वो किसी स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड नहीं है, इसलिए वो एंजियोस्पर्म से अलग कर दिए गए. और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दे आर पेरेनियल एंड एवरग्रीन एंड वुडी. तो पेरेनियल का मतलब पता है? पेरेनियल मतलब ये सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरल टर्म है पेरेनियल. मीनिंग गेस करने के लिए आपको एक हिंट देती हूँ, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है. एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल. फॉर अ लॉन्ग टाइम, द प्लांट दैट कैन सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज कंसिडर्ड टू बी पेरेनियल. जैसे कि एनुअल होते हैं जो 1 साल के लिए रहेंगे, बाइनियल 2 साल, और उससे ज्यादा, मोर देन 2 विल बी कंसिडर्ड अंडर पेरेनियल. ओके, सो दैट वाज अबाउट जिम्नोस्पर्म्स. यहाँ पे दिया नहीं है कि उसके स्टेम, रूट, लीव्स है, ऐसा स्पेसिफाई करके नहीं दिया, पर ये याद रखना है कि सारे जो फीचर्स हमने नहीं बोले थे पिछले ग्रुप्स में, वो इसमें है. और उसके साथ साथ एडिशन क्या है? तो दे हैव नेकेड सीड्स. ठीक है, ये हो गया जिम्नोस्पर्म्स के बारे में. इसके बाद जो हम लोग आजू बाजू में इतने सारे पौधे देखते हैं, वो सारे किस में जाएंगे? तो वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं. The seeds develop inside an organ which is modified to become a fruit. These are also called flowering plants. तो जिन प्लांट्स में सीड्स एनक्लोज्ड है अंडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स. Plant embryos in seeds have structures called cotyledons. Cotyledons are called seed leaves because in many instances they emerge and become green the seed.
when the seed germinates. The angiosperm, अब एंजियोस्पर्म्स में भी बाकी के सारे कैरेक्टर्स है, रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएटेड है, conducting tissues are present in the form of xylem and phloem, and then they have seeds which are enclosed in fruits. Angiosperms are divided into two groups on the basis of the number of cotyledons present in the seed. Plants with the seeds having single cotyledon are called monocotyledonous. Mono का मतलब होता है single, इसलिए जिन प्लांट्स में एक ही cotyledon है उन्हें बोलेंगे monocotyledonous, और जिनमें दो है that is dicotyledonous. सिंपल टर्म्स में हमारा जो ग्राउंड नट है that is dicotyledon. ओके, ग्राउंड नट या फिर मूंग डाइकोटिलीडॉन, हरभरा जो बोलते हैं हम लोग वो डाइकोटिलीडॉन है, लेकिन राइस मोनोकोटिलीडॉन, जिसका दो इक्वल हाफ में हम लोग डिवीजन नहीं कर पाएंगे, ग्रीन पीस डाइकोटिलीडॉन, राइट. समझ गए मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन क्या है सीड्स के टर्म्स में. एग्जाम्पल्स के हिसाब से याद रखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. जिनके दो इक्वल हाफ डिवाइड होते हैं जिस सीड के, वो सारे हम लोग डाइकोटिलीडॉनस में डाल देंगे, और जिनका ऐसा डिवीजन नहीं होता प्रॉपर वो मोनोकोटिलीडॉन में जाएंगे. तो दैट वाज अबाउट एंजियोस्पर्म्स, उनके दो डिवीजन मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन, और उसके हिसाब से उनके क्लासिफिकेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और भी चेंज होते हैं. जैसे कि मोनोकोटिलीडॉनस प्लांट का वेनेशन, लीव्स का वेनेशन अलग होता है, उनकी रूट सिस्टम अलग होती है, बट वी डोंट हैव टू गो इन दैट डिटेल्स. आपको क्लासिफिकेशन और हर एक जो डिवीजन है उसके मेन कैरेक्टर्स पे फोकस करना है. सवाल उसी पे आएगा. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए होंगे और ऐसे कैरेक्टर्स वाला ऑर्गेनिज्म, ऐसे कैरेक्टर्स वाला प्लांट कौन से डिवीजन में जाएगा, ऐसा सवाल आएगा. ओके, इसलिए जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उन पे फोकस कीजिए. बाकी के कैरेक्टर्स नहीं याद रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो हमें याद रखने हैं. सो एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने. मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर्स बताती जाती हूँ, उसके बाद आप में से कोई माइक ऑन करके वो कैरेक्टर्स बोलने वाला है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज थैलोफाइटा. थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स क्या होंगे? दैट दे विल नॉट शो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव सिस्टम. They don't have conducting tissues and they are mainly aquatic. ये हो गया थैलोफाइटा के बारे में. These are primitive, most primitive class of plant. उसके बाद आएगा bryophytes, which are known as amphibians of plant kingdom. Why? Because they live in moist soil and reproduce in water bodies. Bryophyta में stem like, root like, leaf like structures are present, but they don't have any conducting tissue. The next one is Pteridophyta. Pteridophyta have well differentiated root, stem and leaf system. They have conducting tissues present in them, but they do not have seeds, fruits or flowers. उसके बाद हमने पढ़ा Gymnosperms. Gymnosperms have conducting tissues, they have a well differentiated root, stem and leaf system, but they have their seeds naked, that is the seeds are not enclosed in fruit or flower. And the last one was angiosperms, in which conducting tissues are present, root, stem, leaf system is present, as well as seeds are enclosed within fruit wall and flowers are also present. Therefore angiosperms are mainly known as flowering plants. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, which of the following division is referred to as flowering plants. ओके, और ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. सो द आंसर शुड बी एंजियोस्पर्म्स. सिमिलरली, which of the following division is known as amphibian of the plant kingdom? तब चार ऑप्शंस होंगे, ब्रायोफाइटा उसमें से आपको चूज करना है. ओके, तो और फिर एंजियोस्पर्म्स में अगेन देयर आर नेक्स्ट टू डिविजन्स, दैट इज monocotyledonous or dicotyledonous, depending on the number of cotyledons that are present in them.
if there is a single cotyledon, for example as in rice, सीड्स में अगर एक ही कॉटिलिडॉन है तो दैट इज कंसिडर्ड एज मोनोकोटिलिडॉनस, और सीड में अगर दो कॉटिलिडॉन्स है फॉर एग्जांपल पीस, तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर अंडर डाइकोटिलिडॉनस प्लांट्स. ओके, इज इट क्लियर नाउ? क्लासिफिकेशन पूरा क्लियर हो गया है सबको? एनी डाउट्स? कुछ भी डाउट होगा अब भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एक एक टॉपिक करते करते फिनिश करेंगे तो बाद में ना आपको याद रहेगा ना मुझे याद रहेगा आपको ये पूछना. ओके, तो जब जो टॉपिक फिनिश होता है उसके बाद थोड़ा उसके ऊपर पढ़ने की कोशिश कीजिए. ये अब मैंने जैसे बताया ना, ये 9th के टेक्स्ट बुक में है एसएससी के, तो ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है आप वहां पे रेफर कर सकते हो. वेरी गुड. ए कौन ये पूरा आइदर एटलीस्ट दो डिविजन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया तो भी मुझे चलेगा. कौन बोलेगा दो डिविजन्स के बारे में? पहले अगर आपको पांचों डिवीजन के बारे में बोलना है तो दैट इज वेल एंड गुड. वी विल स्टार्ट एटलीस्ट विथ वन और टू. किसी एक का मुझे नाम चाहिए कि जो ये बोल के दिखाएगा सिर्फ थैलोफाइटा में क्या कैरेक्टर्स है. दो तीन ही कैरेक्टर्स बोलने हैं, ज्यादा नहीं है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक आपको समझा है. क्योंकि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन तो सिर्फ 5 डिवीजन का है. हमें अगले लेक्चर में एनिमल का क्लासिफिकेशन सीखना है, जिसमें 10 से ज्यादा फाइलम है और उनके नाम याद रखने हैं. इसलिए एक डिवीजन पे बोलेगा कोई? कोई भी बोलो, कुछ भी, मतलब कोई भी डिवीजन ले लो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन बोलो कुछ तो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि जो कुछ पढ़ाया है वो समझ में आ गया है सबको. एग्जाम में जाने के लिए सिर्फ एक बार रिवीजन कर दी तो दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू. फिर से जाके प्लांट का क्लासिफिकेशन लेक्चर के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, क्योंकि हमने पहली बार पढ़ा उसके बाद रिवाइज किया. दो बार आप सुन चुके हो, स्क्रीन पे देख चुके हो कि कैसे क्या नाम है, कैसे स्पेल किया जा रहा है हर एक वर्ड, क्या कैरेक्टर्स है, ये आपने स्क्रीन पे देखा भी है. मतलब 3 बार आपके ब्रेन तक ये पहुंचा है. इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको फिर से जाके अगर पढ़ने की जरूरत ना पड़े तो अच्छा है. आपका ये 1 घंटा इतना फ्रूटफुल रहना चाहिए कि इसके बाद आपको फिर से जाके वो चीज नहीं देखनी पड़ी. एग्जाम में डायरेक्टली रिवाइज कर लिया और आ गया, ऐसा होना चाहिए. जो हार्ड टॉपिक से वहां पे तो होगा ही कि आपको फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा. हार्ड टॉपिक के लिए दैट इज ओके, बट दिस क्लासिफिकेशन इज इजी और मेनली इट इज मेमोरी बेस्ड. तो अगर हम लोग लेक्चर में 3-4 बार ये ले रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए. यस, कोई भी आप खुद से अपना नाम दे दीजिए. कि जैसे मैंने अभी कहा प्लांट में सिर्फ ये 5 ही डिवीजन है. इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर फॉर एनिमल्स देयर विल बी मोर देन 10. तब आपको उन सारों के नाम याद रखने हैं. उतने सारे नाम याद रख के उनके कैरेक्टर्स याद रखने हैं. तो इसलिए अगर आप लॉजिकली ये सारी चीजें याद रखोगे तो दैट विल बी इजियर. जो हमने सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो आपको ही पता चलते जाएगा कि ये प्रिमिटिव है, ये थोड़ा एडवांस्ड है. तो कैरेक्टर याद भी नहीं होगा तो भी लॉजिक लगा सकते हैं आप वहां पे कि एंजियोस्पर्म्स हमने लास्ट में पढ़े थे, इसका मतलब दैट विल बी द मोस्ट डेवलप्ड डिविजन ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. उसके हिसाब से मैं देखती हूँ कि आपको कितना याद रहा है या नहीं. Which of the plant groups need both land and water to complete their life cycle?
प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द चैट बॉक्स कि इनमें से कौन से प्लांट ग्रुप को लैंड और वाटर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। करेक्ट, आपको आंसर्स तो आ रहे हैं, तो फिर आप वो कैरेक्टर्स बोलने के लिए क्यों इतना देर लगा रहे हो? और ऐसा भी नहीं है मैं बोल रही हूँ कि पांचों के बोलिए, एक के बोल दीजिए सिर्फ। तो ब्रायोफाइटा। अब यहाँ पे एम्फीबियन का मीनिंग इसलिए समझना जरूरी था। अगर हम सिर्फ ऐसा पढ़ के छोड़ देते कि ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड अंडर एम्फीबियंस, ओके, यहाँ पे एम्फीबियन वर्ड तो है ही नहीं, इसलिए जो भी नया वर्ड होगा उसका मीनिंग भी चेक करना इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सीड्स है लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं है, ऐसा कौन सा प्लांट है? और ठीक तरीके से जरा आंसर दीजिए। प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सीड्स है, फ्लावर और फ्रूट नहीं है। नहीं, टेरिडोफाइट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज जिम्नोस्पर्म्स। यस, टेरिडोफाइट्स में सीड्स भी नहीं है। ओके, टेरिडोफाइट्स में सीड, फ्लावर, फ्रूट कुछ नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स में सीड है लेकिन फ्रूट फ्लावर नहीं है। एंजियोस्पर्म में तीनों है। ओके, समझ में आ गया मैं क्यों बोल रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो तब पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया सामने, उसके ऊपर से आपको वो पर्टिकुलर डिवीजन का नाम लिखना है। ओके, तो और थोड़े से क्वेश्चन अगर इसमें होंगे तो हम लोग उनको भी रिवीजन कर लेते हैं। एमसीक्यूज ही है। डैश प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। तो किसमें सॉफ्ट और फाइबर लाइक बॉडी होती है? अब ऐसा तो हमने किसी भी कैरेक्टर में पढ़ा नहीं है कि ये पर्टिकुलर डिवीजन में सॉफ्ट और फाइबर लाइक बॉडी होगी। इट इज नॉट कंपल्सरी, आपको सिर्फ गेस करना है। एंजियोस्पर्म्स में ऐसा हो सकता है क्या? जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा होने के चांसेस है क्या? ब्रायोफाइट्स में ऐसा कहा था? या थैलोफाइटा में कौन से प्लांट्स इंक्लूड हुए हैं, क्या उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है क्या? करेक्ट, थैलोफाइटा। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया जा सकता है? थैलोफाइटा में एल्गी है, और एल्गी की स्लाइमी, हम लोग किसी भी रिवर के बाजू से जा रहे हैं या कहीं पे भी पैर फिसल क्यों जाता है? क्योंकि किसी सॉफ्ट बॉडी पे हमारा पैर पड़ता है इसलिए फिसल जाता है। तो वहां पे क्या होता है? एल्गी। एल्गी किस में डाल रहे हैं हम लोग? थैलोफाइटा में, तो थैलोफाइटा। ऐसा लॉजिक यूज करते करते आंसर दीजिए। सारी चीजें लेक्चर में या फिर कहीं पे पढ़ाई नहीं गई होगी, या आपसे भी पढ़ने के लिए मिस हो जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का यही है, बहुत सारा सिलेबस है, हर एक चीज हम लोगों के आंख के सामने से नहीं जाएगी, लेकिन लॉजिक जा सकता है। नेक्स्ट इज डैश इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। डोंट आंसर दिस। प्रायोफाइट्स हमने 2-3 बार पढ़ लिया है भी। इन टेरिडोफाइट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, मैं ही बता देती हूँ उसका आंसर, स्पोर फॉर्मेशन। Male and female flowers of dash are born on different sporophylls of the same plant. तो ये अब 9th के टेक्स्ट बुक के हमने क्वेश्चंस किए, वहां पे इतना डिटेल्ड है कि उनका रिप्रोडक्शन में क्या कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे पार्टिसिपेट करेगा। हमारे एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी क्या है। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये प्लांट ये पर्टिकुलर कैटेगरी में क्यों जाएगा। दैट्स इट। ओके, बिकॉज दीज आर नॉट बायोलॉजी बेस्ड ओनली एग्जाम। बायोलॉजी एक इसका जनरल साइंस के अंदर का एक पार्ट है, मतलब 2-3 क्वेश्चंस आने वाले हैं हमें हार्डली, लेकिन वो हमें अटेम्प्ट करने हैं और उनमें सक्सीड करना है, इसलिए हमें इतना पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, सो एटलीस्ट अगले लेक्चर में ट्राई कीजिए कि आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के दिखाएंगे। ओके, इस लेक्चर में तो किसी ने नहीं इनिशिएटिव लिया,
ओके, बट अगले लेक्चर में ट्राई कीजिए कि आप इनिशिएटिव लेके खुद से ये कैरेक्टर्स बोलेंगे, ताकि मुझे तसल्ली हो कि एनिमल किंगडम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, घर पे एक बार आप रिवीजन कर लीजिए और फिर बता दीजिए नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो फॉर नाउ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हो गया है। अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।